वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं एक स्टॉक को। अब आप सोचेंगे मार्केट के जैसे हालात है बाबा, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट की गिरावट के समय ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सके। लेकिन ऐसे वक्त पता नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें जाना चाहिए। तो ऐसे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जा सकता है या नहीं। अब मार्केट मंडे को ही 1.5% के आसपास की गिरावट दे चुका है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और मार्केट अगर और गिर गया तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हमें ये समझ में आएगा कि स्टॉक अगर हमने होल्ड कर भी लिया और उसके बाद भी गिर गया तो क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये वापस से रिकवर कर पाएगा, रिकवरी दिखा पाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस का जो एक पावर है ये आपको डेफिनेटली इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है तो आप भी इसको एजुकेशनल पर्पस से लीजिए। बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस की अब हम बात कर रहे हैं, हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं आपको उसका क्लाइंट बेस दिखाना चाहूंगी, क्योंकि क्लाइंट बेस से ही समझ में आता है कि स्टॉक का पोटेंशियल हम 20% समझ जाते हैं कि स्टॉक का पोटेंशियल है क्या। क्योंकि अगर क्लाइंट बेस अच्छा है, जैसे कि इस स्टॉक के क्लाइंट में आप देख सकते हैं रिलायंस है, अमेजॉन है, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, जेएसडब्ल्यू, टाटा पावर, आदित्य बिरला जैसे ग्रुप भी इससे कनेक्टेड है, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी इस ये जो स्टॉक है इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलते हैं। अब क्लाइंट बेस अच्छा होने से कोई स्टॉक को हम किस तरह जज कर सकते हैं। अब आप ये चीजें समझिए कि ये जो इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, ये अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अपना काम दे रहे हैं तो उस स्टॉक में उतना पोटेंशियल होगा कि इनकी रेपुटेशन या क्वालिटी को मेंटेन कर सके। अदरवाइज वो कोई भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा। अगर रिलायंस इनका क्लाइंट है तो रिलायंस को वो ट्रस्ट होगा कि नहीं, ये हमारे जो रेपुटेशन है या हमारी क्वालिटी को मैच हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से उसको उस क्लाइंट बेस में उसको उस काम में दिया जा रहा है और उस स्टॉक के ये क्लाइंट बेस रखे जा रहे हैं। अब अगर वो इन सब का पोटेंशियल मेंटेन कर पा रहा है यानी उसमें अपने में भी एक पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम जो स्टॉक देख रहे हैं इसका क्लाइंट बेस तो बहुत तगड़ा है, ये तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जो किसी भी स्टॉक में हम देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक उसकी कैसी है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसकी ऑर्डर बुक 2025 में ही हमें देखने को मिल रही है 9,836 करोड़ की। कंपेयर अगर 22 से फाइनेंशियल ईयर से करें तो 3,223 करोड़ का था। तो आप एक मैसिव जंप 2025 में ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। यानी आने वाले समय में इनके पास ऑर्डर नहीं है ऐसा नहीं है, या नहीं भी मिले तो 2-4 साल 5 साल का काम इनका आराम से चल सकेगा। अब ये जो ऑर्डर बुक है 25 का अगर निकाले हम 22 से कंपैरिजन हमने देखी कि 9,836 करोड़ का है, 5,711 करोड़ के ऑर्डर 25 में इनके पास है। यानी हम बोल सकते करीबन 47% का एक्सपोर्ट ये 2025 में करने वाला है। तो अब जब ये 2025 में 47% का एक्सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस है प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक इनके पास है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कंपनी है ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है किसमें, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। जी हाँ, अब जब कोई कंपनी अगर लीडिंग पावर रख रही है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप समझ ही सकते हो कि एक लीडिंग कंपनी की जो पोटेंशियल है वो किस तरह का होगा और वो कंपनी किस तरह से अपना परफॉर्मेंस आने वाले समय में दिखाएगी। मार्केट के ड्रिवन होते हुए वो ड्रिवन नहीं होगी। यानी मार्केट डाउन जा रहा है तो वो डाउन जाएगी, मार्केट अप जा रहा है तो वो अप जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी स्टॉक जो है निगेटिव में नहीं दिखेगा या क्रैश नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी ऑर्डर बुक, इसकी क्लाइंट बेस, इसका जो एक लीडिंग प्लेयर होने का औहदा या उसका जो काम, सेकेंड
उसके पास जो पोटेंशियली एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है कि भाई वो 47% तो एक्सपोर्ट ही करने वाला है, इस पर से समझ में आता है कि कंपनी जो है आने वाले समय में भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। अब कंपनी जो है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेस करती है, करीबन 100 सालों से बिजनेस करती है, कोई एकदम नई कंपनी डेफिनेटली नहीं है। साथ ही साथ ये वर्सेटाइल रेंज के सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है और पावर जनरेशन सोर्सेज ग्रिड में भी काम करती है। अब कंपनी जो है इसमें अबाउट करीबन 50% जो है ये इंडिया का लीडिंग पावर फ्लो मोनेटाइज करती है, यानी जो पावर फ्लो इंडिया में है उसमें से 50% का फ्लो जो है ये मोनेटाइज करती है। डिजिटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। साथ ही साथ अगर हम ऑपरेशनल बात करें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कंपनी के हैं, जो कि तमिलनाडु, चेन्नई, नोएडा और गुजरात में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका डोमेस्टिक का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है देखें और एक्सपोर्ट में, तो करंट सिचुएशन में तो 69% का रेवेन्यू जो है ये कंपनी डोमेस्टिक से अरेंज कर रही है, हो रहा है इनका रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट से 31% का करंटली है। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही देखा 2025 में 47% का एक्सपोर्ट ये करने वाली है, उस तरह की ऑर्डर बुक्स इनके पास है। तो चलिए हम फटाफट इसके फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 48,319 करोड़ का है। एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक पी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेक्टर के साथ तो सेक्टर वाइज भी स्टॉक पी थोड़ा सा ज़्यादा है। पावर ट्रांसमिशन की जितनी कंपनियां होती है जेन्युइनली उनका जो स्टॉक पी हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक पी किस तरह से कंट्रोल में आएगा ये मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ। बिजनेस अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा और अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, और अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा तो अपने आप ही कंपनी जो है इसका स्टॉक पी हमें कंट्रोल में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर आरओई और आरओसी की बात करें तो दोनों भी ओके देखने को मिल रहे हैं। फेस वैल्यू 2 का है तो हम ऐसे बहुत एक्सपेक्टेड स्प्लिट को लेके नहीं रहेंगे। डिविडेंड 0.11% का है, ये ठीक ठाक बात देखने को मिल रही है। अगर हम डेप की बात करें तो 38 करोड़ का डेप है, जो कि डेप टू इक्विटी रेशो 0.03% का है। लेकिन इन्वेंट्री की बात करें तो 612 करोड़ की है, जो कि डेप के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। तो हम वर्चुअली इसको डेप फ्री कंपनी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। करंट असेट्स की बात करें तो वो भी 3002 करोड़ के हैं, जो कि बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है अच्छा पोटेंशियल रख सकता है। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स जो है ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ गुड। बोरोइंग कंपनी ने बहुत फ्रिक्वेंटली अपने आप पर से कम किया हुआ है। हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो टारगेट है कंपनी का ये डेट फ्री होने का है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि बोरोइंग कंपनी ने बहुत अच्छे से कम किया हुआ है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है कंपनी के ये भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस था, जो कि माइनस से कंपनी ने आज प्लस में और अच्छा लेके आया 181 करोड़ एंड 395 करोड़, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं नेगेटिव में था, जो कि नेगेटिव से आज 7 एंड 15.42% तक का अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत सी चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 59.38% है, जो कि कम हुआ है जून 2024 से सितंबर 2024 के बीच। लेकिन वहीं पे आप ये भी देख सकते हो कि एफआईएस जो था 1.20% था, जो कि 2.4% हुआ, और आज जो है एफआईएस 6.82% है।
वहीं पे DIS भी 14.96% से आज 25.61% है। तो जहां पे प्रमोटर का होल्डिंग कम हुआ है वहां पे FIS और DIS का होल्डिंग बड़ा है। पब्लिक का होल्डिंग इसमें 8.19% देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर हम बात कर ले कंपनी के कुछ जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उनके बारे में, सबसे पहले एडवांटेज की बात करें या प्रोस की बात करें तो कंपनी डेब्ट कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है। दूसरा, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। एक्सपेक्टेड जो है क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हुआ है, जो कि 38.4% डेज का था, आज 30.1 डेज का हो चुका है। अब ये तो पॉजिटिव फैक्टर रहे। अब थोड़े से कॉन्स या हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है 35.1 टाइम उसके बुक वैल्यू के चल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपसे जैसे बताया कि प्रमोटर का 15% होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन FIS और DIS का होल्डिंग उतना ही बड़ा है। तो प्रमोटर का होल्डिंग कहाँ कम हुआ है ये चीज आप समझ ही सकते हैं। कंपनी जो है ये सेल्स ग्रोथ पुअर है, -5.57% का है 5 सालों का, ये भी याद रखिए। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि माइनस से वो अभी प्लस में आई है, तो ये चीज हमने प्रॉफिट को लेकर भी देखी थी, EPS को लेकर भी देखी थी, साथ ही साथ रिजर्व्स को लेकर भी देखी और रेवेन्यू को लेकर भी देखी है। तो ये जो सेल्स ग्रोथ है ये कम था, जो कि अभी रिकवर हो चुका है। उसके अलावा अभी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 सालों का वो लो है, तो वो भी हमने देखा क्यों है, अभी मैंने आपको बताया। कंपनी का डेब्टर डेज हाई है, 166 डेज का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, हम अगर उस कौन सी कंपनी है ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है GE वेरनोवा T&D इंडिया लिमिटेड। ये जो लिस्टिंग है इसका लिस्टिंग नवंबर 2024 में ही हुआ है, यानी हार्डली हार्ड हम बोल सकते हैं कि इसको अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है कंपनी को। तो जो इसका 1 साल के अंदर अंदर का कुछ महीनों का ही इसका जो एक रिटर्न की बात करें हम, इसने अभी तक कितना बनाकर दिया है ये बात करें तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स में ही हम देख सकते हैं कि 12% तक के इसके रिटर्न्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मिल चुके हैं। लेकिन ये उनको जिन्होंने प्रॉपर इसको इनिशियल टाइम पर ही बाय किया था। अभी करंटली इसका प्राइस 1880 का है, 99.80 का देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए या नहीं, अगर हम इस चीज की बात करें तो कंपनी को हम किसी भी प्राइस पे बाय कर सकते अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बशर्ते आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। अगर आप 5 साल 10 साल का विजन लेके चल रहे हो तो की बात अलग है। आप सोचेंगे 1 साल में 2 साल में आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए, तो मार्केट के वोलेटिलिटी के साथ स्टॉक की भी वोलेटिलिटी होगी। जबकि अगर मिड कैप का स्टॉक है तो यही स्टॉक आपको 1000 रुपए 800 रुपए में भी देखने को मिल सकता है। अगर अभी मार्केट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुअलिटी होती है, मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश होता है, जैसे कि मंडे से पहले सैटरडे फ्राइडे तक लास्ट ये ही स्टॉक 2000 का हमें देखने को मिल रहा था, और जैसे ही मंडे को स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट जो है 1.5% की गिरावट में देखने को मिला, वैसे ही ये स्टॉक 1800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉक बाय करने से पहले डेफिनेटली फंडामेंटल्स देखना चाहिए, आपका रिस्क पोटेंशियल देखना चाहिए, आपका पेशेंस लेवल देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वो पोटेंशियल तो डेफिनेटली नजर आता है कि ये अपने आप में अगर 1500 तक भी गिर जाए तो फिर से रिकवरी दिखा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक 1.5% मार्केट क्रैश होने के बाद 1800 के आसपास था, जो कि 1900 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में वो पोटेंशियल तो है, आने वाले समय में उनके उतने ऑर्डर बुक तो है कि स्टॉक जो है अच्छी रिकवरी दिखा सके। लेकिन स्टॉक बाय करने से पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना चाहिए। यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।